हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। तो आओ यार, आज हम क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आइए हम थोड़ा साइंस के बारे में जान लेते हैं कि साइंस क्या होती है, ये हमें क्या बताती है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें हमारे आसपास होने वाली, हमारे अराउंड जो भी ये घटनाएं होती हैं, जो भी चीज़ें घटित होती हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक है, उनके पीछे क्या रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनके बारे में बताती है। ओके, तो कुल मिलाकर के साइंस जो होती है वो हमें हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे आसपास की चीज़ों से हमें अवगत कराती है। ओके, तो 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ओके, सॉरी, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आइए हम इस चैप्टर के थ्रू जानते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का चैप्टर फ्लो जान लेते हैं। ओके, क्या जान लेते हैं? चैप्टर फ्लो, कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ये कैसे होती हैं। ओके, केमिकल रिएक्शंस। फिर सेकेंड नंबर पर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है। ओके, और थर्ड पर हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो आज के इस लेक्चर में हम ये तीन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। ओके, तो आइए यार फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक विच इज़ अवर केमिकल रिएक्शंस। तो अब देखते हैं कि यार ये केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और कैसे होती हैं। देखिए, हमारे आसपास अगर हम ध्यान दें तो बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अगर देखा जाए तो हम पूरे जीवन भर हर दिन इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के बीच रहते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनके बीच ही जीते हैं। कहा जाए तो इन्हीं की वजह से हम जी रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कई करोड़ों की मात्रा में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे और हमेशा पढ़ते रहेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि हमें साफ साफ बताती हैं कि उनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि इनमें से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि जब हम दूध को खुला छोड़ देते हैं गर्मियों में, तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद दूध ख़राब हो जाता है। ओके, जैसे हम फलों को अगर बहुत दिनों तक पड़े रहें तो फल जो होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। ओके, जिस तरीके से जब हम खाना बनाते हैं, खाना पक जाता है और हम खाते हैं तो उसका हमारे शरीर में पाचन होता है। ओके, तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं ये केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा ये जो शरीर है ये एक तरीके से केमिकल रिएक्शंस की ही वजह से चल रहा होता है। ओके, अब हम कैसे जानते हैं कि कोई भी क्रिया जो हो रही है वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं, केमिकल रिएक्शंस are those reactions which promote changes at chemical level, यानी कि जब किसी भी रिएक्शन में केमिकल लेवल पर चेंजेस होते हैं तो उसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, इसके लिए जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं हमारे डेली लाइफ में, तो क्या होता है कि फूड इज़ कुक्ड, ये एक एग्जांपल हो जाता है। ओके, फूड का डाइजेशन होता है, फूड डाइजेस्टेड ये हो जाता है। ओके, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि श्वसन करते हैं वो हो जाता है रेस्पिरेशन। ये सारे जो होते हैं ये हमारे केमिकल रिएक्शंस के ही एग्जांपल होते हैं। ओके, तो केमिकल रिएक्शन को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस को अनुभव करने के लिए क्या होता है कि
किसी भी चीज़ में चेंजेस आते हैं। कौन से चेंजेस? चेंजेस इन इट्स स्टेट। ओके, उसके स्टेट में चेंज हो जाता है। ओके, उसके कलर में चेंज हो जाता है। ओके, और क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। ठीक है, उसमें से कुछ गैस निकलती है, जैसे कि जब दूध ख़राब हो जाता है तो उसमें से कुछ स्मेल आने लगती है। ओके, हम खाना बनाते हैं तो जब खाना पक जाता है तो हमें एक स्वादिष्ट सी अच्छी सी स्मेल आती है ना, तो वही होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्योंकि ये सारी जो हमें जो ये स्मेल सूंघने को मिलती है ये गैस की वजह से होती है। ओके, एंड एक और चीज़ होती है कि चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर जो होता है ये भी किसी एक केमिकल रिएक्शन के होने का हमें संकेत ही देता है। ओके, स्टेट चेंज क्या होता है कि लाइक हमने क्या किया कि पानी को हम फ्रीज़र में रख देते हैं तो उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है आइस में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमारा जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चला जाता है, तो उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है एंड टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, तो ये तो होती है केमिकल रिएक्शन जो कि हम नियरली डेली लाइफ में डेली ही महसूस करते हैं, डेली ही उनके गो थ्रू होते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन जो होती है इसको हम कैसे जान सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है, उसके लिए आपको एक क्रियाकलाप जिसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं बताती हूँ कि अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, मैग्नीशियम को अगर आप जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो एक डिजलिंग फ्लेम के साथ में, वाइट फ्लेम होता है, वाइट फ्लेम के साथ में जलता है। ओके, एंड उसका जो पाउडर बनता है वो एक वाइट कलर का पाउडर बनता है। ओके, क्या बताया मैंने कि अगर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या होता है कि वो एक हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। ओके, तो क्या होता है कि वो एक डिजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, एंड हमें देता क्या है, एक वाइट सा पाउडर देता है। ओके, वाइट सा पाउडर देता है। ये पाउडर क्या होता है, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये वाइट पाउडर जो होता है ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो अगर देखा जाए तो आप ये रिएक्शन करके पता कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है। ओके, अब देखिए केमिकल रिएक्शन हो रही है वो तो हम देख रहे हैं, पर अब एक केमिकल रिएक्शन को यूँ शब्दों में किसी को बताना बहुत ही टफ पड़ जाता है, बहुत ही लंबा हो जाता है। ओके, आप किसी को इस तरीके से बातचीत के थ्रू बताएंगे कि हमने पहले मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये डिजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, फिर ये वाइट पाउडर देता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, तो ये हमारा बहुत ही लंबा हो जाता है। अब हम इसी को शॉर्ट करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक चीज़ का आविष्कार किया जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। अब देखते हैं पहले केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ओके, फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो अगर हम केमिकल इक्वेशन को सिंपल भाषा में बताएं आपको, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम एक केमिकल रिएक्शन को एक सिंपल फॉर्म में कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें कुछ सिंबल्स ज़रूरत होते हैं। अब हम इसको कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। ओके, तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखिए, इसमें से रिएक्टेंट जो होते हैं
वो होते हैं विच अंडरगॉन रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्ट करते हैं। ओके, जैसे हमारी पिछली इक्वेशन में क्या थे, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, क्योंकि हमने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया था ना, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये हमारे रिएक्टेंट हो गए क्योंकि इन्होंने ही रिएक्शन करी थी। ओके, प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। प्रोडक्ट जो होते हैं वो उस रिएक्शन में बनते हैं। ओके, यानी कि वो उस रिएक्शन में बने हुए उत्पाद होते हैं, इसीलिए उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, अब हमने जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाया था एयर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। ओके, अब ये हो गया प्रोडक्ट हमारा, ये हो गया रिएक्टेंट। अब हम यहाँ पर एक एरो इस तरीके से बनाते हैं। ओके, इसके ऊपर हम ये इस तरीके से ट्राइंगल का निशान बनाते हैं, जो कि ये दिखाता है कि यहाँ पर हमने रिएक्शन में हीट किया है। ओके, ट्राइंगल जो होता है वो हमें हीट करने का संकेत देता है। और ये जो यहाँ पर हमने एरो बनाया है, एरो हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हुई है। ओके, सो ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम। ओके, एंड ये क्या है, यहाँ पर ये है हमारी ऑक्सीजन। ओके, एंड ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इसका कलर क्या होता है, वाइट। ओके, ये वाइट पाउडर होता है। ओके, तो अगर हम एक मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसकी केमिकल इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारी हो जाती है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन की इक्वेशन। ओके, हम इस तरीके से किसी भी एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। ओके, केमिकल इक्वेशन जो होती है वो हमें बहुत सी जानकारियाँ देती है एक केमिकल रिएक्शन के बारे में। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्रिया करते हैं, में रिएक्ट करते हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो हमें उत्पाद, जो हमें केमिकल मिलता है, वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ओके, तो ये हो जाता है। अब देखिए, रिएक्टेंट जो होता है इसको हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। ओके, लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, एंड जो हमारा प्रोडक्ट होता है इसको हम राइट साइड में लिखते हैं। ओके, राइट साइड में लिखते हैं। ओके, सो इसको हम, इसके बीच में भी हमने देखिए यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है। और अगर हमें यहाँ पर मान लीजिए दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हों, ओके, लाइक हमें दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हों, तो हम इधर भी प्लस का साइन लगाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। ओके, अब चलिए देख लेते हैं कि कोई एक ऐसी इक्वेशन देखते हैं जिसमें हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हों। ओके, लाइक अब हम बात कर लेते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये हमें क्या देता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमें प्रोवाइड करता है। ओके, अब आइए हम इसको इसके फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। ओके, जिंक को हम Zn से डिनोट करते हैं। ओके, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। देखिए, केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आपको इसके फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है। ओके, ये हम किस एलिमेंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी कंपाउंड का क्या फार्मूला होता है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप जो है कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख पाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर जिंक को Zn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। अब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है ZnSO4 प्लस H2। ओके, प्लस H2 गैस। ओके,
तो ये हमारा हो जाता है, ये हमारी हो गई है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन। अब मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर Zn और SO4 H2SO4 जो कि रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में भी पॉजिटिव का साइन लगाया है, क्योंकि वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने हैं उनके बीच में भी प्लस का ही साइन लगाएंगे, क्योंकि वो भी साथ साथ बने हैं और वो अभी एक ही पार्ट में हैं। ओके, तो हमें ये दोनों साथ साथ मिले हैं, तो इसलिए हम इनके बीच में भी पॉजिटिव का ही साइन लगाएंगे। ओके, तो ये हो जाती है हमारी केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, केमिकल इक्वेशन हमें और भी कई जानकारियाँ दे सकती है। ओके, लाइक हमने यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिखा है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि हम यहाँ पर एक ट्राइंगल का निशान बनाते हैं जो कि हमें बताता है कि हमने यहाँ पर इसको हीट अप किया है। अगर मान लीजिए कि ये रिएक्शन किसी एक कांस्टेंट, किसी एक निश्चित प्रेशर पर या टेम्परेचर पर ही हो रही होगी, तो हम यहाँ पर उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर को भी दिखाएंगे। ओके, तो केमिकल इक्वेशन हमें कई जानकारियाँ देती है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक हमारे पास एक इक्वेशन होती है कि हम CO और H2 की रिएक्शन जब कराते हैं, ये रिएक्शन हमारी होती है 340 ATM प्रेशर पर। ओके, 340 ATM प्रेशर पर, तब ये हमें देता है CH3OH। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि वो एक स्पेसिफिक प्रेशर पर हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर इसके प्रेशर को भी इलेबोरेट कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, एक केमिकल रिएक्शन हमें जो रिएक्टेंट्स हैं एंड प्रोडक्ट्स हैं उनके फेजेस, उनकी स्टेट के बारे में भी जानकारी देती है। लाइक हम जब इस रिएक्शन की बात करते हैं तो एक मिनट पहले हम इसके ये जो लिखे हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इनके बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो ये CO है, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, इसको तो आप जानते ही होंगे, ये है आपकी हाइड्रोजन गैस। ओके, एंड ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है ये क्या है? हमारा मेथेनॉल। ओके, ये है हमारा मेथेनॉल यानी कि एल्कोहल। ओके, अब आइए देखते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन है हमें किसी की भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फेज़ के बारे में कैसे जानकारी देती है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये यहाँ पर गैसियस फेज़ में रिएक्शन करता है। ओके, तो गैसियस फेज़ को दिखाने के लिए हम यहाँ पर G से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बगल में छोटा सा G बना देते हैं, तो ये हमें गैसियस फेज़ के बारे में बताता है कि CO जो था रिएक्शन के दौरान गैसियस फेज़ में था। वही चीज़ अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो भी हमारी गैसियस फेज़ में होती है, तो हम इसके आगे भी एक G बना देते हैं। लेकिन जो हमें यहाँ पर मेथेनॉल मिलती है वो हमारी लिक्विड फेज़ में होती है, वो द्रवित अवस्था में होती है, तो हम उसके आगे एक छोटा सा यल बना देते हैं जो कि उसकी लिक्विड फेज़ को दिखाता है। ओके, अब देखिए, फेजेस की बात करते हैं तो फेजेस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड फेज़ को हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा सा यस बनाकर। ओके, लिक्विड फेज़ को हम छोटा सा यल बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, एंड गैसियस फेज़ को हम छोटा सा G बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड बहुत जगह आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको एक्वस फेज़ दिखाते हैं, जहाँ पर एक छोटा सा AQ बना देते हैं। अब एक्वस फेज़ क्या होती है? एक्वस फेज़ आपको बताती है कि वहाँ पर उस केमिकल का सॉल्यूशन इन वाटर है। ओके, सॉल्यूशन इन वाटर। ओके, लाइक अगर हम यहाँ पर बताते आपको कि CH3OH जो है यहाँ पर एक्वस फेज़ में है, तो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन में जो CH3OH है उसका सॉल्यूशन बना हुआ है वाटर में। ओके, यानी कि वो वाटर में एक सॉल्यूशन बनाए हुए हैं, इसका ये मतलब होता है एक्वस फेज़ का। एंड लिक्विड फेज़ का मतलब है कि पूरा वही केमिकल जो है वो अपनी द्रवित अवस्था में है। ओके, ये तो हो जाती है हमारी केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है। अब देखिए, केमिकल इक्वेशंस को हमने लिख तो लिया है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, हमने ये तो देख लिया कि केमिकल इक्वेशंस को हम लिखते कैसे हैं, लेकिन अब देखिए,
अगर हमने केमिकल इक्वेशंस को लिख दिया है, लेकिन केमिकल इक्वेशन से हमें ये भी पता चल सकता है कि हमने किस गैस कंपाउंड के या किस केमिकल के कितने मोल, कितने एटम्स लिए हैं। ओके, तो ये जानकारी सही तरीके से लेने के लिए हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके लिखते हैं। देखिए, हम सभी ने एक लॉ पढ़ा है। कौन सा लॉ पढ़ा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, देखिए, कोई भी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन का एक आधार होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हर रिएक्शन को इस लॉ को फॉलो करना ही होता है। अब देखिए, अगर हम कोई रिएक्शन लिख देते हैं और उसमें हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके मोल्स हैं, वो अगर बराबर नहीं हैं, तो वो रिएक्शन हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बिल्कुल भी डिफ़ाइन नहीं करेगी, उसको फॉलो नहीं करेगी, जो कि गलत है। इसीलिए हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से ही किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब कुछ रिएक्शंस होती हैं जो कि सिंपली ऑलरेडी बैलेंस्ड होती हैं, जैसा कि हमने अभी एक रिएक्शन पढ़ी थी, जिंक की रिएक्शन हमने कराई थी सल्फ्यूरिक एसिड से। ओके, जिसमें हमें मिला था ZnSO4 + H2, यानी कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो जहाँ पर क्या है कि हमारा यहाँ पर ये इक्वेशन देखी जाए तो बैलेंस होती है। अब बैलेंस इक्वेशन का क्या मतलब होता है, ये भी आपको बता देते हैं। ओके, बैलेंस इक्वेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड on both the side of reaction should be equal। ओके, यानी कि जो एक केमिकल रिएक्शन में दोनों साइड जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड कौन कौन से हैं, इनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। ये जो आपके कंपाउंड्स हैं, ये यहाँ पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, रिएक्टेंट्स हैं एंड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में बराबर होने चाहिए, तब हम उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, तो अब देखिए, जहाँ पर हमने यहाँ पर बात करी थी कि हम जिंक की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो हमें ZnSO4 + H2 मिलता है। अगर देखा जाए तो ये केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। ओके, अगर हम देखें तो यहाँ पर जिंक जो है वो एक मॉलिक्यूल में है। ओके, वैसे ही यहाँ पर ZnSO4 में भी जिंक का एक ही मॉलिक्यूल है। ओके, जब हम बात करते हैं यहाँ पर सल्फ़र की, तो सल्फ़र इधर भी एक है और इधर भी एक है। हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 ही एटम हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 4 हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम एक ऐसी इक्वेशन देखते हैं जिसको हमें बैलेंस करना है। ओके, तो आइए एग्जांपल लेते हैं। इक्वेशन हमारी है आयरन प्लस वाटर। ओके, जो कि क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, इसके सिंबल्स को यूज़ करके। क्या लिखेंगे हम, Fe + H2O। ओके, Fe + H2O gives you what, आयरन ऑक्साइड Fe3O4, ये प्लस H2।
अब यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो आयरन होता है उसको हम Fe से डिनोट करते हैं, वाटर का फार्मूला H2O होता है, आयरन ऑक्साइड का फार्मूला जो होता है वो Fe3O4 होता है, एंड हाइड्रोजन गैस को हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमने नॉर्मली इसको H2O लिख दिया है, बट ये हमारा यहाँ पर स्टीम फेज़ में होता है। ओके, स्टीम फेज़ में होता है। ये हमारा सॉलिड होता है, आयरन लोहा हमारा सॉलिड स्टेट में होता है। अब जब ये स्टीम फेज़ में है तो हम यहाँ पर G से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब जो हमारा यहाँ पर ये Fe3O4 बना है ये भी हमारा सॉलिड फेज़ में ही होता है, एंड हाइड्रोजन जो होता है वो हमारा गैसियस फेज़ में होता है। ओके, तो आइए अब हम इसको बैलेंस करने का देखते हैं। अब हम इसको जो है एक अलग लाइन में लिखते हैं फिर से। वहाँ पर तो मैंने आपको फेजेस के बारे में बता दिया। Fe प्लस H2O गिव्स यू वाट, Fe3O4 प्लस H2 गैस। ओके, तो आइए हम इसको बैलेंस करते हैं। अब देखिए बैलेंसिंग के टाइम पर आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको Fe, H2O, Fe3O4 प्लस H2 इनके फॉर्मूले में या इनके सिंबल्स में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको बस इनके मॉलिक्यूल्स, इनके मोल को ही बराबर करना है। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर देखें यहाँ पर आयरन की बात करें तो आयरन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को उठा करके हम यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे आयरन के 3 मोल हो गए। ओके, यहाँ पर आयरन के 3 एटम्स हो गए, जो कि यहाँ पर भी हैं। बट अगर हम देखें तो अभी तक हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बराबर नहीं हुए हैं, तो हमने यहाँ पर आयरन को बराबर कर दिया है। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा हाइड्रोजन है। आइए हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर भी 2 हैं। ओके, हाइड्रोजन जो हैं यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, बट अगर देखा जाए तो हमारा ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो हम हाइड्रोजन को होल्ड पर डालते हैं और हम ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे ऑक्सीजन हमारे 4 हैं। ओके, ऑक्सीजन जो है वो हमारे 4 एटम हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, हमें ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम अब क्या देखते हैं, इतना करने के बाद कि हमारा यहाँ पर आयरन के 3 एटम हैं, यहाँ पर भी आयरन के 3 एटम हैं। हमने इतना बराबर कर लिया। यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 4 एटम हो गए। तो हमने यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन को तो बराबर कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब हम देखते हैं क्या अभी भी हमारा हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस है। यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स हैं। यहाँ पर अगर देखें तो 4 दूनी 8 एटम्स हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 8 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के, यहाँ पर 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। ओके, तो अब अगर देखा जाए तो अब हम फिर से देखते हैं कि हमारे क्या अभी भी कुछ बाकी है जो कि बैलेंस नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर 3 हमारे आयरन के एटम्स हैं। ओके, इधर भी 3 आयरन के एटम्स हैं। अब देखते हैं इधर 4 दूनी 8 हमारे हाइड्रोजन हैं, इधर 4 दूनी 8 हमारे इधर भी हाइड्रोजन हैं, इधर हमारे 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इधर भी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। और अब ये जो है फॉलो करती है किस लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हर एक केमिकल इक्वेशन का आधार होता है, बेस होता है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम इस केमिकल इक्वेशन को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में नीचे दोबारा लिखते हैं, जिसे हमने बैलेंस करा है। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस 4H2। अब आप देख लीजिए कि क्या ये हमारी इक्वेशन दोनों ही साइड पर बैलेंस है। हमारे जो नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं बोथ द साइड क्या बराबर हैं, इक्वल हैं। तो हाँ, हमारी इस इक्वेशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो बराबर हैं। अब देखिए इस मेथड से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने को एक नियम का नाम दिया गया है। इस नियम को इस नियम को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, इस तरीके को, इस मेथड को हम हिट एंड
ट्रायल मेथड कहते हैं। अब इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें यूज करते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, क्योंकि हम इसमें यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट ओके। अब ये होल नंबर तो आपको पता ही होगा, पूर्णांक, जो कि 0 से लेकर के हमारे लास्ट तक होते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हमने आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी सिखा दिया, और उसके किसी भी केमिकल रिएक्शन जो होती है वो हमें क्या क्या जानकारियाँ प्रोवाइड कर सकती है एक केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसके बारे में भी आपको बताया है। ओके, सो ये जो चीज़ें होती हैं, हमें साइंस जो होती है हमारे चारों तरफ होने वाली चीज़ों के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी देती है। ओके, इसी तरीके से बहुत सी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि हम बैलेंस करके देख सकते हैं। ओके, तो देखिए एक और इक्वेशन आपको बैलेंस करके दिखाते हैं। ओके, हाँ, तो आइए रिएक्शन कराते हैं हम हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की। इससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आइए हम इसको इसके सिंबल्स के रूप में लिखते हैं। H2 प्लस Cl2 गिव्स यू व्हाट? HCl। ओके, अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो होती है वो हमारी गैशियस फेज़ में होती है, क्लोरीन जो होती है वो भी हमारी गैशियस फेज़ में होती है, लेकिन हमें जो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड मिलती है वो हमारी लिक्विड फेज़ में होती है। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड जो होती है वो हमारी लिक्विड फेज़ में होती है। सॉरी, हाइड्रोजन क्लोराइड भी हमारी गैशियस फेज़ में ही होती है। तो अब देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स दिख रहे हैं, बट यहाँ पर एक ही है। यहाँ पर क्लोरीन के भी 2 हैं, बट यहाँ पर भी क्लोरीन का 1 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर क्लोरीन के 2 हैं, और यहाँ पर सिर्फ 1 है। तो हमें सिंपली इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस हमारी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। अब हम इसको एक बैलेंस फॉर्म के रूप में नीचे लिख लेते हैं। H2 प्लस Cl2 देता है आपको 2HCl। ओके, तो ये हो जाती है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो आपको इस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आपको समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे लिखा जाता है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। साइंस हमारी डेली लाइफ का किस तरीके से पार्ट है, आई होप आपको ये भी बहुत ही अच्छे से पता चला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर आपको कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहें और पढ़ते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।